Hello everyone, welcome to the next lecture on the topic of vector space. And in today's lecture we will discuss some theorems related to basis of a vector space. तो लास्ट लेक्चर में हमने बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस के बारे में डिस्कस किया था और एक थ्योरम भी डिस्कस की थी. आज हम कुछ और थ्योरम्स डिस्कस करेंगे दैट आर रिलेटेड टू द बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस. Now the first theorem that we are going to discuss is existence theorem, and it states that there exists a basis for each finitely generated vector space. हर एक finitely generated vector space के लिए basis हमेशा exist करेगा. ओके, सो finitely generated vector space का मतलब क्या है कि अगर किसी vector space में उसका कोई ऐसा finite subset exist करता है जो पूरे vector space को generate करे, that vector space is called as finitely generated vector space. So this theorem can also be stated as if S is equal to a finite set of vectors containing v1, v2 and so on up to vn, this set spans the entire vector space V over a field F, then there exists a subset of S which is a basis of V. मतलब जो स्पैनिंग सेट होगा, स्पैनिंग सेट का कोई ना कोई ऐसा सबसेट जरूर होगा जो V का बेसिस होगा. ऑलराइट, सो देयर एग्जिस्ट अ बेसिस फॉर ईच फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस. तो फाइनाइटली जनरेटेड है तो उसके लिए स्पैनिंग सेट होगा, जनरेटिंग सेट होगा, वो फाइनाइट होगा और उस फाइनाइट सबसेट का कोई ऐसा सबसेट जरूर होगा विच इज बेसिस ऑफ V. ऑलराइट, सो हियर S, V1, V2 and so on Vn, this set spans the entire vector space V over F. अब देखिए ये स्पैनिंग सेट है. अगर ये स्पैनिंग सेट होने के साथ साथ ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो गया तो ये क्या बना देगा, इट विल बी ए बेसिस ऑफ V. ठीक है, ये बात तो क्लियर है कि जो स्पैनिंग सेट है अगर वो खुद स्पैनिंग सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है तो S itself is a basis of V. But suppose if this set is not linearly independent, मतलब if this set S is linearly dependent, अगर ये set linearly dependent होगा तब क्या होगा देखो, then हमने ये थ्योरम की हुई है कि अगर कोई सेट लीनियरली डिपेंडेंट है तो उसमें ऐसा एक वेक्टर जरूर बिलोंग करेगा that can be expressed as linear combination of the remaining vectors of that set. So we say that some VR belonging to this set S can be expressed as linear combination of the remaining vectors. Alright, so remaining vectors कौन कौन से हैं, V1, V2 and so on VR minus 1, VR को छोड़ दिया, then VR plus 1 and so on up to Vn. ओके, अब देखो कि जो ये सेट था जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स थे V1, V2 एंड सो ऑन, VR plus 1 एंड सो ऑन अप टू Vn, ये सेट पूरे वेक्टर स्पेस V को जनरेट करता है. तो V का अगर हम कोई भी एक एलिमेंट ले लें, सपोज मैंने स्मॉल v ले लिया, सो दिस स्मॉल v कैन बी रिटन एज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S. इसको हम S के एलिमेंट्स के लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं. सो देयर एग्जिस्ट स्केलर्स A1, A2 एंड सो ऑन AR एंड सो ऑन AN सच दैट V इज इक्वल टू, तो V को मैंने इस फॉर्म में लिख लिया A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस एंड सो ऑन AR माइनस 1 VR माइनस 1 प्लस AR VR प्लस AR plus 1 VR plus 1 and so on AN VN. So V has been written as linear combination of elements of S. बट इसमें से जो ये VR जो एलिमेंट है ये हमने कहा कि ये रिमेनिंग वेक्टर्स का, S के रिमेनिंग वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है. ठीक है, तो इसका मतलब VR को मैं क्या लिख सकता हूँ, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 एंड V2 and so on up to VR minus 1, then VR plus 1 and so on up to Vn. ओके, तो इस तरह से हमने VR को लिख लिया B1 V1 प्लस B2 V2 प्लस एंड सो ऑन BR माइनस 1 VR माइनस 1 प्लस BR प्लस 1 VR प्लस 1 एंड सो ऑन BN VN. अब देखो अगर यहाँ पर इस VR में जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 में इस VR की जगह अगर हम ये वैल्यू पुट कर दें VR की, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी. यूजिंग 2 in 1 we get this equation. V is equal to linear combination of elements V1 up to VR minus 1 प्लस AR इंटू VR की जगह हमने ये लिख दिया linear combination of V1 से लेकर VR minus 1 प्लस VR plus 1 से Vn, plus then again linear combination of elements from VR plus 1 to Vn. So now this becomes what this becomes.
इसमें से देखिए ये A1 V1 प्लस AR B1 इंटू V1, तो ये हमारे पास एक V1 और उसका स्केलर मल्टीपल आ गया, प्लस इसी तरह से V2 और उसका स्केलर मल्टीपल। तो हमने बेसिकली क्या किया, जो ये इक्वेशन नंबर 1 थी इसमें से हमने VR को एलिमिनेट कर दिया, और VR को जो एलिमिनेट किया तो वो किन की टर्म में एलिमिनेट किया, VR अब एलिमिनेट हुआ, लेकिन हमारे पास VR जो है वो एक्चुअली V1 से लेकर VR-1 और VR+1 से लेकर Vn का ही लीनियर कॉम्बिनेशन है। सो दैट मीन्स अगर हम S सेट में से VR को छोड़ भी दें तो बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनसे भी ये V जो है वो जनरेट हो जाएगा। मतलब V कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स V1, V2 एंड सो ऑन VR-1, देन VR+1 एंड सो ऑन अप टू Vn। ठीक है, तो ये चीज़ बस समझने वाली है कि अगर हम VR S में से रिमूव कर दें तो जो रिमेनिंग सेट जो बचेगा वो अभी भी पूरे वेक्टर स्पेस V को जनरेट करेगा, स्पैन करेगा। सो क्या लिखा है यहाँ पर, सो व्हेन वी रिमूव एन एलिमेंट VR फ्रॉम S, अगर हम S में से एक एलिमेंट VR को रिमूव भी कर देते हैं तो जो सेट बचा, ठीक है, वो सेट अभी भी पूरे वेक्टर स्पेस V को स्पैन करेगा। अब अगर इस सेट का नाम हम S डैश दे दिया, अब देखिए अगर S डैश लीनियरली इंडिपेंडेंट है देन S डैश विल बी अ बेसिस ऑफ V, क्योंकि S डैश स्पैन तो कर ही रहा है V को, और अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो गया तो वो V का क्या हो जाएगा, बेसिस हो जाएगा। ओके, अब अगर सपोज करो S डैश लीनियरली डिपेंडेंट है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो जैसे हमने पिछले केस में किया उसी तरह से हम एक और एलिमेंट जो है S में से रिमूव कर देंगे, और उसको रिमूव करने के बाद हमारे पास n-2 वेक्टर्स का एक सेट आएगा। देखो पहले हमारे पास n वेक्टर्स का सेट था S, उसमें से एक वेक्टर हमने रिमूव किया, n-1 वेक्टर्स का सेट बन गया S डैश। अब अगर S डैश भी लीनियरली डिपेंडेंट है तो हम इसमें से एक और वेक्टर रिमूव कर सकते हैं, है ना, डूइंग एग्जैक्टली द सेम प्रोसीजर एज वी डिड अर्लियर। तो अब हमारे पास एक नया सेट आ जाएगा n-2 वेक्टर्स का जो V को जनरेट करेगा। ऑलराइट, अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो बेसिस बन जाएगा, अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो इसमें से हम एक और वेक्टर को छोड़ देंगे। ठीक है, सो इस तरह से हम कंटिन्यू करेंगे इस प्रोसेस को, एंड आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स वी विल ऑब्टेन ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ S विच जनरेट्स V, एंड जो V का क्या हो जाएगा, बेसिस हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को जब हम बार बार रिपीट करेंगे अल्टीमेटली वी विल गेट ए जनरेटिंग सेट ऑफ V जो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा, और वो क्या बन जाएगा, V का बेसिस हो जाएगा। देखो वर्स्ट सिनारियो क्या हो सकता है, एट द मोस्ट ये हो सकता है कि लास्ट में हम एक ऐसे सबसेट ऑफ S के साथ बच जाएं विच कंटेन्स ओनली वन नॉन जीरो वेक्टर, जिसके अंदर सिर्फ एक नॉन जीरो वेक्टर बचता है और वो पूरे V को स्पैन करता है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, n वेक्टर्स का सेट था, उसमें हमने एक एक वेक्टर को कम करते जा रहे हैं, n-1 वेक्टर्स का सेट आ गया, फिर n-2 वेक्टर्स का सेट आ गया, फिर n-3 वेक्टर्स का सेट आ गया। तो वर्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है कि जब तक हम एक नॉन जीरो वेक्टर्स के सेट पे पहुंचे तब तक हमारे को लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट नहीं मिला, लेकिन जब हम एक नॉन जीरो वेक्टर के सेट पे पहुंच जाएंगे एट द मोस्ट लास्ट में, तो जो सिंगल नॉन जीरो वेक्टर का सेट होता है वो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होता ही है, और क्योंकि वो पूरे V को स्पैन भी कर रहा है तो वो V का क्या बन जाएगा, बेसिस हो जाएगा। ऑलराइट, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर किसी सेट का, अगर किसी वेक्टर स्पेस का एक फाइनाइट जनरेटिंग सेट एग्जिस्ट करता है तो उसका बेसिस हमेशा एग्जिस्ट करेगा। क्यों, क्योंकि अगर वो फाइनाइट जनरेटिंग सेट बेसिस है, अगर वो फाइनाइट जनरेटिंग सेट जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो वो खुद ही बेसिस है, अदरवाइज उसका कोई सबसेट जो होगा वो उस वेक्टर स्पेस का बेसिस होगा। ऑलराइट, सो दिस थ्योरम इज योर existence theorem. There exists a basis for each finitely generated vector space. Now next, अब हम अगली थ्योरम डिस्कस करते हैं। This theorem is very important and it tells you about invariance of the number of elements of a basis. Number of elements of a basis. क्या मतलब है इनवेरियंस का? इनवेरियंस का मतलब है कि अगर किसी वेक्टर स्पेस के
आप दो बेसिस लेते हैं तो उन दोनों बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा सेम रहेंगे. सो इफ V इज ए फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस देन एनी टू बेसिस ऑफ V हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है, अभी हमने लास्ट थ्योरम में किया कि अगर फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है तो उसका बेसिस हमेशा एग्जिस्ट करेगा, और यहाँ पर हमने दिखाना है कि अगर उसके दो बेसिस हम लेते हैं तो उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होगा. सो हमने क्या किया, S1 जिसमें एलिमेंट्स हैं U1 U2 एंड सो ऑन UM, और S2 जिसमें एलिमेंट्स हैं V1 V2 एंड सो ऑन Vn. सपोज दीज आर टू बेसिस ऑफ द गिवन वेक्टर स्पेस V. S1 के अंदर m एलिमेंट है, S2 के अंदर n एलिमेंट है, एंड वी हैव टू शो दैट m इज इक्वल टू n. हमें ये शो करना है कि S1 और S2 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है. अब देखो S1 क्योंकि बेसिस है तो इसलिए वो V को जनरेट करता है. S1 is a basis, so it generates the vector space V. और ये जो S2 का पहला एलिमेंट है V1, ये S2 का एलिमेंट है तो V में भी बिलोंग करेगा, और V में बिलोंग करने वाला हर एक एलिमेंट S1 के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, बिकॉज S1 जनरेट्स V. So I can write V1 as A1 into U1 plus A2 into U2 plus and so on AM into UM, where all these AIs are scalar. यहाँ पर सारे जो AIs हैं वो स्केलर्स हैं. तो V1 को मैंने S1 के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया. ठीक है, V1 को मैंने S1 के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख लिया. अब मैं कहता हूँ कि क्योंकि S2 लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि S2 बेसिस है ना, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट तो है ये, तो इसका जो मैंने वेक्टर लिया है V1 इट मस्ट बी नॉन जीरो. क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी सेट के अंदर जीरो वेक्टर है तो वो कभी लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होता है. सो V1 इज नॉन जीरो. अब V1 को मैंने लिखा A1 इंटू U1 प्लस A2 U2 प्लस एंड सो ऑन AM इंटू UM. इसका मतलब ये हुआ क्योंकि ये साइड नॉन जीरो है तो इसका मतलब ये सारे स्केलर्स तो जीरो हो नहीं सकते. सो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन AK विच इज नॉन जीरो एंड K वैरीज फ्रॉम 1 to n. तो मैं मान लेता हूँ कि A1 into AM में से here K वैरीज फ्रॉम 1 to m, ये m एलिमेंट्स है ना, सो K वैरीज फ्रॉम 1 to m. अब इनमें से सपोज ith एलिमेंट ऐसा है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग स्केलर जीरो, और भी नॉन जीरो हो सकते हैं. तो सपोज AI इज नॉट इक्वल टू जीरो. ith स्केलर ऐसा है जो नॉन जीरो है, और स्केलर्स भी नॉन जीरो हो सकते हैं, बट एटलीस्ट AI इज नॉन जीरो. तो हमने क्या किया, AI UI को इधर रखा, बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं इनको V1 के साथ ले गए. सो आई कैन राइट AI UI इज इक्वल टू V1 माइनस लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रिमेनिंग वेक्टर्स. अब क्योंकि AI नॉन जीरो है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो हमने UI को लिख लिया, मतलब हमने दोनों तरफ AI इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास UI आ गया AI इनवर्स इंटू V1 प्लस माइनस ऑफ AI इनवर्स इंटू A1 इंटू U1 एंड सो ऑन. तो इससे क्या प्रूव हो गया कि जो UI है वो V1 U1 U2 UI माइनस 1 UI प्लस 1 एंड सो ऑन अप टू UM इन एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है. ओके, तो अब बेसिकली हुआ क्या कि अगर हमने U1 U2 UM में से एक एलिमेंट UI को निकाल दिया और इसके अंदर हमने V1 को डाल दिया, तो जो UI है वो UI के अलावा जो एलिमेंट्स इसमें बने V1 U1 एंड सो ऑन, उन सब का वो लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया. तो मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि V का आपने कोई भी एलिमेंट लिया वो U1 U2 UM का लीनियर कॉम्बिनेशन है, लेकिन इनमें से जो UI है वो V1 U1 U2 एंड सो ऑन UI माइनस 1 UI प्लस 1 एंड सो ऑन UM, वो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है. तो हम कह सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ V कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग सेट S3. S3 में क्या किया हमने, U1 U2 UM में से UI को छोड़ दिया, बट हमने इसमें V1 को ऐड कर दिया. ठीक है, देखो अगर आप कैपिटल V का कोई भी एलिमेंट लेते हो वो किस किस का लीनियर कॉम्बिनेशन है, वो U1 U2 एंड सो ऑन UI एंड सो ऑन UM, इन सब का लीनियर कॉम्बिनेशन है. लेकिन जो UI जो एलिमेंट है
वो किस किस का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जा सकता है? वो लिखा जा सकता है v1 u1 u2 एंड सो ऑन ui माइनस वन, देन ui प्लस वन एंड सो ऑन un। तो ये वाला एलिमेंट इन सबका लीनियर कॉम्बिनेशन है। सो अल्टीमेटली आई कैन से कि कैपिटल V का अगर कोई भी मैंने एलिमेंट लिया वो इन सारे एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और इन एलिमेंट्स के सेट को हमने क्या नाम दे दिया? S3। ऑलराइट, तो क्या बेसिकली हमने क्या किया? S1 सेट में से एक UI एलिमिनेट कर दिया, निकाल दिया बाहर, ओमिट कर दिया इसमें से, और उसमें एक V1 हमने इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। तो अभी भी S1 के अंदर एलिमेंट्स जो S1, अब जो हमने नया एलिमेंट नया सेट बनाया है ना S3, इसके अंदर एलिमेंट्स अभी भी M है, लेकिन अब इसमें से एक UI यहाँ से ओमिट हो चुका है और एक V1 यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। और ये जो नया सेट है, ये सेट भी पूरे V को जनरेट करता है। S3 जो है वो V को स्पैन करता है। अब इस प्रोसेस को हम फिर करेंगे। अब हम S2 का अगला एलिमेंट ले लेंगे V2। V2 जो है वो क्योंकि V2 V का एक आर्बिट्ररी एलिमेंट है, तो वो S3 के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। अब हम सेम प्रोसेस यहाँ पर करेंगे, और अब हम इन U1, जो ये U1 U2 UN है, इनमें से हम एक और एलिमेंट हम इस तरह का चूज कर लेंगे UJ, such that UJ can be written as linear combination of remaining vectors of the set S3। ठीक है ना? तो जैसे पहले हमने UI को एलिमिनेट करके S1 के अंदर V1 को इंसर्ट किया था, तो अब हम किसी UJ को ओमिट करके हम S3 के अंदर V2 को इंसर्ट कर देंगे और एक नया सेट S4 बन जाएगा। सेम वही प्रोसेस हमने यहाँ लगाया। सो S4 इज इक्वल टू V2 V1, देन U1 U2 एंड सो ऑन UI माइनस वन UI प्लस वन, एंड देन सो ऑन UJ माइनस वन UJ प्लस वन, एंड देन अप टू UN। तो हम अब हम क्या कर चुके हैं? एक हमने UI ओमिट कर दिया S1 में से, एक UJ ओमिट कर दिया S1 में से, और S2 के दो एलिमेंट हमने S1 के अंदर इंसर्ट कर दिए, V2 और V। सो इस तरह से हम कंटिन्यू कर सकते हैं, और हर एक स्टेप पे क्या होगा कि एक U एलिमेंट, U के एलिमेंट जो है वो S1 में से एलिमिनेट होगा और एक V के एलिमेंट S1 में इंसर्ट हो जाएगा। अब हम कहते हैं कि ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कब तक चलेगा? देखो, the set S1 of U's cannot be exhausted before the set S2 of V's। ऐसा नहीं हो सकता कभी भी कि जो S1 of U है वो S2 of V से पहले खत्म हो जाए। मतलब S1 के अंदर हमने कितने एलिमेंट लिए हैं? S1 का जो ऑर्डर है वो M है। S1 के अंदर हमने M एलिमेंट लिए, और S2 के अंदर हमने N एलिमेंट लिए। अब हम ये कह रहे हैं कि हम S2 के एलिमेंट्स को S1 के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं। हमने V1 को इंसर्ट किया, V2 को इंसर्ट किया, एंड सो ऑन। सपोज हमने इसके अंदर M एलिमेंट इंसर्ट कर दिए, और सपोज S1 के सारे एलिमेंट रिप्लेस हो गए। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? S1 का एक U S2 के एक V से रिप्लेस कर रहे हैं ना। सपोज S1 के सारे एलिमेंट रिप्लेस हो गए, M एलिमेंट जो है, सपोज M इज लेस देन N, मान लीजिए M N से छोटा है, तो अल्टीमेटली S1 जो सेट था वो इससे रिप्लेस हो गया। सारे UI सारे VI से रिप्लेस हो गए, और S1 के अंदर अब एलिमेंट आ गए V1 V2 एंड सो ऑन VM, और ये जो वेक्टर है, ये जो सेट है, ये पूरे सेट V को, पूरे वेक्टर स्पेस V को स्पैन करता है। ठीक है? अब जो VM प्लस वन है, जो बेसिकली S2 का एलिमेंट है, वो V का भी एलिमेंट है, और क्योंकि ये सेट पूरे वेक्टर स्पेस V को जनरेट करता है, तो VM प्लस वन जो होगा वो इस सेट के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, A1 V1 प्लस A2 V2 एंड सो ऑन AM VM। अब अगर ये एलिमेंट इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, तो V1 V2
एंड सो ऑन Vm और Vm+1, ये जो सेट बनेगा ये लीनियरली डिपेंडेंट आ जाएगा। बट जो सेट S2 था वो हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट दिया हुआ था, और अगर ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो कोई इसका प्रॉपर सबसेट भी लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होना चाहिए, वो लीनियरली डिपेंडेंट हो ही नहीं सकता। तो जो हम ये सपोज कर रहे हैं कि m इज लेस देन n, ये पॉसिबल नहीं। तो यही चीज यहाँ लिखी हुई है कि सेट S1 ऑफ U's कैनॉट बी एग्जॉस्टेड बिफोर द सेट S2 ऑफ V's, अदरवाइज V विल बी ए लीनियर स्पैन ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ S2। जैसे ये देखो, ये S2 का प्रॉपर एक सबसेट है जो पूरे V को स्पैन करेगा, और अगर ऐसा हो गया तो S2 लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। मैंने कहा ना कि S2 जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, एंड देयरफॉर m लेस देन n इज नॉट पॉसिबल। और अगर m लेस देन n पॉसिबल नहीं है तो क्या होगा, m मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू n। ऑलराइट, तो बेसिकली देखो हमने क्या किया, हमारे पास S1 और S2 दो बेसिस हैं। S1 के अंदर हमने जो एलिमेंट्स लिए उनका नाम हमने U1, U2 एंड सो ऑन UM रखा है। S2 के अंदर एलिमेंट्स हैं उनको हमने V1, V2 एंड सो ऑन VN रखा है। उसके बाद हमने आपको ये दिखाया कि अगर हम S1 में से एक U को निकाल देते हैं, किसी UI को निकाल देते हैं और उसमें एक V1 को इंसर्ट कर देते हैं, तब भी जो नया सेट बनेगा वो पूरे वेक्टर स्पेस V को जनरेट करेगा। फिर हमने इस प्रोसेस को रिपीट किया। अब हमने एक और एलिमेंट UJ को S1 में से रिमूव कर दिया और उसमें एक V2 ऐड कर दिया। अब हमने ये करते करते सपोज कर लिया कि मान लीजिए कि m जो है वो n से छोटा है, मान लीजिए S1 में एलिमेंट्स जो है वो S2 के एलिमेंट से कम है। अब हम S2 के एलिमेंट्स को एक एक करके S1 के एलिमेंट्स में इंसर्ट कर रहे थे, तो ये सारे एलिमेंट्स हमारे रिप्लेस हो गए। S1 के सारे U सारे V से रिप्लेस हो गए, V1, V2 एंड सो ऑन Vm से रिप्लेस हो गए, और ये जो सेट है ये पूरे वेक्टर स्पेस V को जनरेट करता है। तो अब हमने V का एक एलिमेंट ले लिया Vm+1, जो बेसिकली S2 का एलिमेंट है। अब ये एलिमेंट हमने A1 V1 प्लस A2 V2 एंड सो ऑन AM VM लिख लिया, मतलब हमने इसको इस सेट के लीनियर एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया। अगर ये एलिमेंट इन सब के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है तो सेट V1 V2 एंड सो ऑन VM एंड Vm+1, ये जो सेट होगा लीनियरली डिपेंडेंट होगा। और क्योंकि ये सेट S2 का सबसेट है तो इसका मतलब S2 मस्ट बी लीनियरली डिपेंडेंट। लेकिन S2 हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट दिया हुआ है ना, क्योंकि S2 बेसिस दिया हुआ है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट दिया हुआ है। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल नहीं है, m लेस देन n इज नॉट पॉसिबल। तो वही हमने यहाँ पे किया है कि अगर m लेस देन n पॉसिबल नहीं है तो m मस्ट बी ग्रेटर देन n। अब अभी तक हमने इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए क्या चीज़ यूज़ की है, S1 हमने स्पैनिंग सेट यूज़ किया है, S1 हमने स्पैनिंग सेट यूज़ किया है कि S1 स्पैनिंग सेट है, और S2 हमने ये चूज सपोज किया है कि S2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, क्योंकि बेसिस है ना, तो S1 स्पैनिंग सेट है ही है और S2 लीनियरली इंडिपेंडेंट। अभी तक हमने S1 का लीनियरली इंडिपेंडेंट होना कहीं यूज़ नहीं किया और S2 का स्पैनिंग सेट होना कहीं यूज़ नहीं किया। अब अगर हम इन दोनों का रोल इंटरचेंज कर दें S1 और S2 का, देन वी विल गेट n मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू m। मतलब अगर मैं S2 को स्पैनिंग सेट ले लूँ और S1 को लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ले लूँ तो हमारे पास आ जाएगा n इज लेस देन इक्वल टू m। Hence from these two, 1 and 2, these two equations, I will get m is equal to n. Hence number of elements in both the bases is equal. दोनों एलिमेंट्स में, दोनों बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो सेम है। अगर S1 के अंदर m एलिमेंट्स हैं तो S2 के अंदर भी m ही एलिमेंट्स होंगे। Bases will have the same number of elements in a finitely generated vector space. Alright. So इस थ्योरम से हम एक और थ्योरम यहाँ पे लिख सकते हैं जिसका प्रूफ ऑलरेडी इस थ्योरम में डिस्कस हो चुका है, कि अगर एक m एलिमेंट्स का सेट है S1, U1, U2 एंड सो ऑन UM, अगर ये पूरे वेक्टर स्पेस V को स्पैन करता है और एक n एलिमेंट्स का सेट है जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, देन m मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू n। स्पैनिंग सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट के एलिमेंट्स के या तो इक्वल होंगे या उससे ज़्यादा होंगे। ठीक है, जो हमने यहाँ पर प्रूव किया। ऑलराइट,
नेक्स्ट, अब बेसिस के बारे में ये सब डिस्कस करने के बाद अब हम ये डेफिनेशन दे सकते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डायमेंशन ऑफ ए फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। एक फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस का एक बेसिस एग्जिस्ट करेगा, और बेसिस हो सकता है एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हर एक बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा सेम रहेगा, और जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है किसी बेसिस में वो उस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन कहलाता है। सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी बेसिस ऑफ ए फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस V is called the dimension of vector space V, and it is denoted by dimension DIMV, ऐसे लिखते हैं इसको, डायमेंशन, इसको पढ़ेंगे डायमेंशन ऑफ V। So what is dimension of V? If V is a finitely generated element, then dimension of V मतलब number of elements in any basis of V, क्योंकि फाइनाइटली जनरेटेड है तो इसका बेसिस एग्जिस्ट करेगा, और कोई भी अगर आपने बेसिस बनाया तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स देख लीजिए, दैट वुड बी कॉल्ड एज डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस V। जैसे आपको पता है R3 ओवर R, इट इज़ ए वेक्टर स्पेस, और इसका एक बेसिस हमने डिस्कस किया था 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इट हैज़ 3 एलिमेंट्स, so I can write that dimension of R3 is equal to 3। जनरलाइज कर सकते हैं, डायमेंशन ऑफ Rn is equal to n। R2 की डायमेंशन होगी 2, R4 की डायमेंशन होगी 4, Rn की जनरल में जो डायमेंशन है that is equal to n। Alright, so continuing to the next theorem, now we are discussing extension theorem। तो पहले हमने की थी एग्जिस्टेंस थ्योरम, जिसमें मैंने बताया था कि अगर कोई स्पैनिंग सेट होगा तो उसका सबसेट V का बेसिस बना देगा। अब हम कह रहे हैं कि अगर कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है तो उसको एक्सटेंड करके हम V का बेसिस बना सकते हैं। सो व्हाट डज दिस थ्योरम सेज? एवरी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ ए फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस V over F forms a part of basis of V, or you can say every linearly independent subset of a finitely generated vector space V is either a basis of V or it can be extended to form a basis of V। तो जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट होगा या तो वो खुद बेसिस होगा, या उसमें कुछ एलिमेंट्स को हम ऐड करके उसको एक्सटेंड करके हम V का बेसिस बना सकते हैं। सो लेट S having these m elements is a linearly independent subset of V। देन अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट खुद में ही स्पैनिंग सेट भी है तो ये V का बेसिस बन जाएगा। अदरवाइज अगर ये स्पैनिंग सेट नहीं है, बेसिस नहीं है, तो हम इसको एक्सटेंड करके V का बेसिस बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? देखिए, इसके अंदर हमने m एलिमेंट लिए। मान लीजिए V की डायमेंशन n है, तो उसका कोई फाइनाइट बेसिस एग्जिस्ट करेगा, और उस बेसिस में एलिमेंट्स कितने होंगे? n होंगे। एंड डेफिनेटली जो m है दैट इज लेस देन n, क्योंकि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है, ये बेसिस नहीं है। हमने मान लिया कि ये बेसिस नहीं है, और अभी हमने ये प्रूव किया है कि अगर एक स्पैनिंग सेट है और एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट में स्पैनिंग सेट से हमेशा कम एलिमेंट होते हैं। तो ये आपका बेसिस है, तो ये स्पैनिंग सेट है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट दिया हुआ है आपको, तो जो इसके अंदर एलिमेंट्स है m और बेसिस के अंदर एलिमेंट है n, तो इस लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट में बेसिस से एलिमेंट कम होंगे, इक्वल हो सकते हैं अगर ये स्पैनिंग सेट होता तो, बट सपोज दिस इज नॉट स्पैनिंग सेट, सो देन m इज डेफिनेटली लेस देन n। सो नाउ अब हमने क्या किया कि जो S के एलिमेंट्स थे, उन एलिमेंट्स के साथ हमने इस फाइनाइट बेसिस के एलिमेंट्स को भी लिखकर एक सेट बना लिया। तो S और इस बेसिस की हमने यूनियन कर दी और एक नया सेट ले लिया S1। अब क्योंकि V1 V2 Vn ये जो वेक्टर्स हैं ये पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट करते हैं, अगर इसके साथ आप कुछ और वेक्टर्स भी लगा दोगे तब भी ये जनरेटिंग सेट रहेगा। तो ये सेट S1 जो है वो पूरे वेक्टर स्पेस V को जनरेट करता है ना। अब देखिए, जो ये UIs हैं ये V1 V2 एंड सो ऑन Vn के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा सकते हैं, और आपको पता है कि अगर किसी सेट में एक एलिमेंट बाकी एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है तो वो सेट हमेशा लीनियरली
डिपेंडेंट होता है। A set is linearly independent if and only if one of the vectors of this set can be expressed as linear combination of the remaining vectors। ये हमने अपने 7th लेक्चर में थ्योरम की थी और आज भी हमने अपने लेक्चर में शुरू में इस थ्योरम को यूज किया। तो जो ये सेट S1 है ये सेट V को जनरेट करता है, लेकिन ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट है। तो ये सेट S1 V का बेसिस तो नहीं है, बट क्योंकि ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट है तो इसमें से कोई ना कोई वेक्टर ऐसा होगा जो रिमेनिंग वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। ठीक है, और वो जो वेक्टर होगा वो आपने वी आईज में से लेना है, यू आईज में से नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आपने यू आईज में से ले लिया तो यू आईज का सेट लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। ये हम ऑलरेडी पिछली थ्योरम में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, so there is a some vector of S1 which is linear combination of its preceding vectors or you can say its remaining vectors। तो वो remaining vectors का linear combination होगा। ये same concept हम पहले भी यूज कर चुके हैं। ठीक है, अब अगर इसमें से हम उस V जो यहाँ से आपने देखा कि आपने एक Vi लिया, Vi is linear combination of the remaining vectors of set S1। तो अब अगर हम उस Vi को छोड़ देंगे तो जो नया सेट बनेगा S2, हमने S1 में से Vi को छोड़ दिया, U1 U2 एंड सो ऑन UM और V1 V2 एंड सो ऑन Vi माइनस 1 देन Vi प्लस 1 से लेकर Vn। तो हमने Vi को छोड़ दिया, लेकिन अभी भी जो ये सेट S2 बना ये सेट पूरे वेक्टर स्पेस V को जनरेट करेगा, क्योंकि इसमें से जो Vi था वो S2 के रिमेनिंग वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन था, और क्योंकि S1 पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट करता है तो उसमें से अगर हम Vi को छोड़ भी देंगे तो S2 जो होगा वो भी पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट करेगा, एज डिस्कस्ड इन द अर्लियर थ्योरम्स। नाउ इफ S2 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, अब ये जो सेट आपने बनाया S2, अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इट विल फॉर्म ए बेसिस, क्योंकि स्पैन तो कर ही रहा है वेक्टर स्पेस को, और इसमें हमने U1 U2 UM तो लिए ही थे और कुछ एलिमेंट और ऐड कर दिए, एंड नाउ इट विल बिकम ए बेसिस ऑफ B। बट इफ इट इज नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट, अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है तो उसी तरह से हम पिछला जो प्रोसेस है, जो आर्ग्यूमेंट है, उसको रिपीट करेंगे और फिर इसमें से एक और वेक्टर Vj को हम यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे, छोड़ देंगे। तो हमारे पास जो नया सेट आएगा वो स्टिल उसमें U1 U2 UM तो होंगे ही होंगे और वो पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस V को स्पैन भी करेगा। एंड when you repeat this process a finite number of times, then you shall get a linearly independent set which will contain U1 U2 UM and will span V, and this set will be a basis of V and it will contain the given set S। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और है कि आपको ये प्रोसेस कितनी बार करना पड़ेगा, क्योंकि हमने किया है कि हर एक बेसिस में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। तो एक जो बेसिस हमने चूज किया है उसमें n एलिमेंट्स थे, जो सेट S आपको गिवन है उसमें m एलिमेंट है एंड m इज लेस देन n, तो मुझे m के अंदर n माइनस m एलिमेंट और जोड़ने पड़ेंगे ताकि उसमें n एलिमेंट्स हो जाएं, एंड जो n है वो V का बेसिस है। ठीक है, सो आई कैन से कि देयरफॉर एग्जैक्टली n माइनस m टाइम्स दिस प्रोसेस हैज टू बी डन। मतलब V में से एक एलिमेंट हम बाहर निकालेंगे, फिर दूसरा एलिमेंट बाहर निकाल लेंगे, फिर तीसरा, और ऐसे हमें कितनी बार करना पड़ेगा। जो हमने एक्चुअल बेसिस लिया है V1 V2 एंड Vn, उसमें से मुझे n माइनस m एलिमेंट्स निकालने के बाद जो सेट बचेगा वो सेट V का क्या होगा, बेसिस। सो दैट इज व्हाट इट इज रिटन हियर। इफ S2 इज नॉट linearly independent, then repeating the above process a finite number of times, we shall get a linearly independent set containing U1 U2 UM and spanning V. This set will be a basis of V and it will contain S. Since each basis of V has the same number of elements, therefore exactly n minus m elements of the set of V's will be adjoined to S so as to form a basis of V। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रूफ था इस थ्योरम का कि every linearly independent subset of a finitely generated vector space is either a basis of V or it can be extended to form a basis of V। So हमने लिया
S जो है वो U1 U2 and so on UM, it is a linearly independent subset of V, but it is not a basis of V. ये basis नहीं है, तो अगर ये basis नहीं है तो it can be extended to form the basis. Alright, so that's all for today's lecture. Thank you very much.